हेलो स्टूडेंट, हम लोग पहला चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। लेकिन मैं चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हम लोग इंक्लाइनेशन एंड स्लोप को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को स्ट्रेट लाइन में बार बार होगी। क्लियर है? तो हम लोग एक सेकेंड के लिए अपने आंखों को सब लोग बंद कीजिए और पूरे इन एनर्जी को कंसंट्रेट कीजिए और इस क्लास को पूरे एनर्जी के साथ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है। हम लोग को ये पढ़ना था इंक्लाइनेशन। क्या है देख लीजिएगा, इंक्लाइनेशन। पहले इसको समझते हैं, फिर स्लोप समझेंगे। क्लियर? देखिए, इंक्लाइनेशन क्या है सो समझिए। एक्चुअली इंक्लाइनेशन एक पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन बनाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अगर ये आपका कोई एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, तो वाई के साथ वो एंगल नहीं बनता। वो एंगल किसके साथ बनाया जाएगा? एक्स एक्सिस के साथ। मान लीजिए कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एक एंगल बनाया, जिसका नाम मैंने थीटा रख लिया है। क्लियर? तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है, यही एक्चुअली इंक्लाइनेशन है। क्लियर है? अब ये थीटा कहां से कहां तक मूव करेगा, ये थोड़ा समझने की जरूरत है ना। तो मान लीजिए अगर इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा क्या करें, रोटेट करते हैं। मान लीजिए किया तो ये एंगल बन गया, ठीक है, कुछ एंगल बना होगा, और रोटेट करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है। इस तरह से इसको रोटेट करता हुआ हम लोग चाहेंगे तो एक बार ऐसा रोटेट करेंगे कि ये जो एरो दिख रहा है वो इस पे चला जाए और ये जो एरो है वो इस लाइन पे चला जाए। दैट मीन्स ये लाइन साफ किस पर आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, किस पर? एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे उस समय क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू एक्सीड करके कितना हो जाएगा, बोलिए 180 तक चला जाएगा। ठीक है, यानी 180 तक तो गया, लेकिन दिखने वो जीरो भी लग सकता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर कॉन्साइड कर गया है। ठीक है, दैट मीन्स जब ये पहले से इस पर सोया हुआ था, ये लाइन अगर ऐसा है ना, तो ये एंगल थीटा 0 था, और ये धीरे धीरे रोटेट करते करते जब इस पर कॉन्साइड कर गया, ये एरो इस पे कॉन्साइड कर गया, तो एंगल बन गया 180। क्लियर है ना? लेकिन अभी आपके मन में बात आती होगी, क्या 180 से बड़ा इंक्लाइनेशन नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता वो समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए यही आपका डायग्राम था, इसको मैं थोड़ा इधर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लाइन था आपका, ये लाइन, ये रोटेट किया, थीटा था यहां, रोटेट किया। कितना रोटेट किया? इतना रोटेट किया था कि ये जो एरो था आपका इस एरो पर आ गया, यानी इसके, और ये इस पे चला गया। दैट मीन्स ये इस पे कॉन्साइड कर गया था। क्लियर? कहने का मतलब है कि ये जो जिसका नाम हम यहां पर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इस एरो का नाम मान लो एरो 1 है, इसका नाम है एरो 2 है। तो अभी जो एंगल बन रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज था, किसके साथ में? एरो 2 की तरफ था, एक्स एक्सिस से। क्लियर? और जब ये कॉन्साइड कर गया यहां, यानी एरो 2 यहां आ गया और एरो 1 बोले कहां गया? इस पोजीशन पे आ गया, तो ये कॉन्साइड कर गया था। और जब ये कॉन्साइड कर गया, अब उसके बाद अगर मूव करेगा तो लाइन ऐसा भी हो सकता था कि ये इस पे न रह के क्या होता, नीचे की ओर जाता, यानी ये लाइन ऐसा हो सकता था कि नीचे की ओर जाता कुछ। तो अब देखते हैं कि आप ध्यान रखोगे कि ये जो यहां पर आपको दिख रहा है लाइन, ये इससे नीचे गिरा है, यानी ये एरो 2 था, और यहां पर जो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया है? एरो 1 है। ये पॉइंट यहां चला गया है, यानी अब एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो फिर इस एरो, बोलिए
2 के साथ ना होगा, किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, यानी फिर से एंगल 0 से थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। फिर रोटेट करते करते वो कहां जाएगा, इस लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो फिर 180 होगा। लेकिन फिर जब उससे आगे बढ़ेगा तो फिर ये पॉजिटिव एंगल दिखा जाएगा, और ये पॉजिटिव एंगल फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। दैट मींस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंक्लाइनेशन का जो एंगल होता है, जो भी थीटा, वो शुरू तो 0 से होता है लेकिन वो कहां पे खत्म हो जाएगा, 180 डिग्री पर। दैट मींस इंक्लाइनेशन का वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगा। और एक बात समझ लीजिए, यही इंक्लाइनेशन को जब हम लोग tan के फॉर्म में ले जाएंगे तो उसका नाम स्लोप हो जाता है। वो कैसे होता है इसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, अब हम लोग इंक्लाइनेशन तो समझ गए हैं, तो अब हम लोग स्लोप के बारे में समझते हैं कि उस इंक्लाइनेशन का यूज करके स्लोप कैसे निकाला जा सकता है। तो नॉर्मल आप इसको समझ लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर? मान लीजिए कोई लाइन इस पर पहले से क्या था, कोइंसाइड है, तो जब इस पे पूरी तरह कोइंसाइड है तो एंगल तो कुछ नहीं बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस इस लाइन को एनर्जी देते थोड़ा, ये ऊपर उठेगा, कुछ ना कुछ एंगल बना, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, इसलिए इसी का नाम हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, इंक्लाइनेशन। ठीक, तो नॉर्मल आप देखोगे इसको, जब एंगल इसमें कुछ एनर्जी के साथ आया तो इसमें कुछ हाइट आ गया। ठीक है, तो आप जानते हो कि जिस एंगल पर चर्चा किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जिस एंगल पर चर्चा किया जाता है उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और जिसपे ये लाइन पहले से कोइंसाइड था, यानी एंगल जब 0 था तो ये पहले से बेस था, यानी ऊपर आप दिख रहा है आपको P हो गया और बाई में हो गया B, और P बाई B को हम लोग कहते हैं tan थीटा। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो इंक्लाइनेशन जो tan थीटा है, इसमें थीटा है, इसमें हम लोग अगर tan लगा देते हैं तो इसी का नाम स्लोप हो जाता है। यानी जो अक्सर आप देखते हैं कि स्लोप के लिए tan थीटा लिखते हैं, जिसमें थीटा जो है वो इंक्लाइनेशन है, और उसमें जब tan आ जाता है P बाई B की वजह से तो उसका नाम स्लोप हो जाता है। तो एक दिमाग में रखेंगे आप हमेशा कि स्लोप के लिए जब एंगल गिवन रहे तो क्या यूज करेंगे हम लोग, tan थीटा। और सिंबल के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए, सिंबल के लिए लिखेंगे हम लोग m। समझ में आ रहा है? और एक लाइन और समझ लीजिए इसमें कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिया रहे तो आप कैसे स्लोप निकालते हैं, या पढ़ा चुके हैं आपको हम, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि अगले जो हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे वहां इसका यूज होगा तो हम लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप बताओ कि अगर 2 पॉइंट दिया रहता है, मान लीजिए नाम है x1 y1 और दूसरा क्या है x2 और y2, तो इस कंडीशन में हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे, तो हम लोग लिखते थे इसके लिए स्लोप का क्या होता था फॉर्मूला, बोलिए, आप लिखते थे ना क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के यूज से हम लोग इसको निकालेंगे। क्लियर है? सिंबल हो जाएगा m, एंगल मालूम रहेगा तो हो जाएगा tan थीटा, 2 पॉइंट मालूम रहेगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाता है। इतना बात हम लोग को समझ में आ गया। और एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि अगर कोई कर्व दिया रहे और उसका स्लोप निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1 सेकेंड के लिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कर्व का स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी पॉइंट पर वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई कर्व का इक्वेशन दिया रहे तो उसके हेल्प से हम लोग उस कर्व के किसी पॉइंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। क्लियर है? दिखने के बाद आपको लगता होगा कि ये इक्वेशन जो है वो सर्किल का है। ठीक है, यानी हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया। इससे पता चल रहा है कि सेंटर इसका 0 0 होगा और रेडियस इसका 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। क्लियर है? हमें कर्व निकालना है तो कर्व को रेडियस से या सेंटर से कोई मतलब एक्चुअली है नहीं, वो इस कर्व पर के किसी पॉइंट से इसको कुछ ना कुछ मतलब रहता है।
जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट का कर्व निकालेंगे तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक है, यही इसका स्लोप कहलाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1, ठीक है, तो कैसे स्लोप निकालेंगे? तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो क्या मिल जाएगा बोलिए? तो डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा ये 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। ओवरऑल dy बाई dx जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये उस साइड जाके -2x हो गया और ये उसके बाय में जाके 2y हो जाएगा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल। ओवरऑल -x बाई y ये वैल्यू dy बाई dx का है। लेकिन ये इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन है ना कि स्लोप है। ये स्लोप में कन्वर्ट कब होगा? जब इस डिफरेंशिएट वाले पार्ट में हम लोग उस पॉइंट का वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मींस स्लोप के लिए लिखेंगे dy बाई dx और ब्रैकेट में की जो पॉइंट यहां जिसका निकालना है वो पुट करेंगे y1 और x1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये -x1 बाई y1, दैट मींस दिस वन इज योर स्लोप। क्लियर है? उसी तरह से इस कर्व पे हजारों करोड़ों पॉइंट्स होगा। कोई दूसरा पॉइंट का स्लोप निकालना चाहेंगे, मान लिया ये x2 और y2 था, यहां से भी एक लाइन पास करा देते, इक्वेशन तो वही होता, इसी तरह से डिफरेंशिएट होता, वैल्यू -x बाई y ही आता। क्लियर है? हम क्या करते हैं, सिर्फ -x बाई y में पुट कर देते कितना y2 को और x2 को, यानी वैल्यू क्या आ जाता -x2 बाई y2, दैट मींस द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट है ना, इस पॉइंट का करके इस पॉइंट का स्लोप हमको मालूम हो जाता। यानी हम लोग पॉइंट चेंज करते जाएंगे, स्लोप उसका बदलता जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएट सिर्फ इक्वेशन को करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो कई तरीके से बता दिया आपको मैंने कि स्लोप कैसे कैसे निकाला जा सकता है। एक तो जब दो पॉइंट मालूम होता है तो हम लोग स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या यूज किए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इंक्लाइनेशन यानी थीटा इन पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा, तो स्लोप निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा। और सिर्फ सिंबल से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बोलिए, m लिखते हैं। क्लियर हो गया? और अगर कर्व दिया रहे तो उस कर्व का इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसके रिजल्ट में जिस पॉइंट का स्लोप निकालना है उस पॉइंट के वैल्यू को पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। इतना समझ में आ गया? तो हम लोग इंक्लाइनेशन और स्लोप को आज समझ चुके हैं। तो हम लोग अगले क्लास से डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आज स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन भी कुछ क्लियर कर लें, क्योंकि होता ऐसा है कि कभी कभी हम लोग जो चीज पढ़ते हैं उसका डिफिनेशन ही नहीं जानते हैं तो बेकार है। जैसे आप इंसान है और आपको अगर ये पता ही नहीं रहे कि इंसान कहते किसे है तो इंसानियत आप खो देते हैं। तो सुन लीजिए, इंसान का डिफिनेशन भी सुन लीजिए, फिर स्ट्रेट लाइन के डिफिनेशन की तरफ हम लोग चलेंगे, है ना। क्योंकि खाता पीता सोता जागता तो जानवर भी है और इंसान भी है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जिसको सोचने और समझने की सलाहियत होती है वो इंसान होता है। क्लियर? और जिसमें सोचने और सलाहियत की क्षमता बहुत कम होती है, इवन न के बराबर होती है, वो इंसान नहीं, वही जानवर होता है। इसीलिए अपने सेंस को डेवलप कीजिए और थोड़ा सा एहसास पैदा कीजिए, ताकि जब किसी को दुख हो तो आपको भी एहसास हो कि दुख क्या होता है और उसकी मदद कीजिए। चलते हैं, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखिए। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है ना। ऐसे तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक बात बताई जाती थी कि अगर कोई लाइन डायरेक्शन को विदाउट चेंज किए हुए आगे की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और जिसका डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता रहता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर वो कर्व लाइन होता है। ठीक है ना। तो ये बात भी जानते थे। ऐसे भी समझ में आता होगा कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, जिस हिसाब से चला जा रहा है जाता रहता है। और कर्व लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे डायरेक्शन ऐसा था, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज होता था तो इसको हम लोग कहते थे कि ये कर्व लाइन है, और अगर नहीं होता था तो उसका नाम होता था कि वो स्ट्रेट लाइन है। इतना तो समझ में आपको आता है पहले से। लेकिन आज थोड़ी सी इसको इनहेंस करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक लाइन समझो, मान लो एक पॉइंट हमने यहां ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया यहां बी। क्लियर?
अब यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। फिजिक्स की भाषा में कहा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मामला बन जाता है लगभग, है ना। जैसे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये 5 होगा तो ये 5 से बड़ा है, कुछ ना कुछ होगा लेकिन 5 से बड़ा होगा ना। तो कर्व लाइन की पहचान यह है कि कर्व लाइन पे अगर 2 पॉइंट लिया जाए और उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और उसके लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होता है, तो वो कर्व लाइन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन को लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहां लिया P, दूसरा एक पॉइंट लिया है Q, आप इसको ज्वाइन कर दें तो PQ का डिस्टेंस दोनों कंडीशन में यहां सेम है। यहां कोई कर्व अलग से दिख तो नहीं रहा है ना। इसका मतलब PQ का जब डिस्टेंस यहां निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर फर्स्ट टाइम में PQ 5 है तो सेकेंड टाइम में PQ भी 5 होगा। दैट मीन्स दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों कंडीशन में सेम होगा। बट इन कर्व लाइन में जब पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हैं तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो जब डिफरेंस हो जाए तो वो कर्व लाइन है और सेम रह जाए तो उसका नाम स्ट्रेट लाइन है। इतना तो क्लियर हो गया, चलिए, है ना, इतना समझ बात आ गई। तो चलिए आज के क्लास को हम इसी शेर के साथ खत्म करते हैं कि मैंने माना कि निकम्मा हूं लेकिन आपका हूं, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। थैंक यू वेरी मच।